हाय फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग एंटरटेनमेंट चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 13 को, डिवोर्स और डिवोर्स के ग्राउंड्स। पहले हिंदू लॉ के अंदर ये डिवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। वो धर्मशास्त्र में या धर्मसूत्र में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा था, डिवोर्स का कोई प्राविधान नहीं था। ठीक है। वो जो विवाह था उसको अनडिसॉल्वेबल यूनियन माना जाता था, 7 जन्म का बंधन माना जाता था। लेकिन वर्तमान में हिंदुओं के बीच में विवाह में अंदर बहुत कन्फ्लिक्ट्स और प्रॉब्लम की वजह से हिंदू लॉ के अंदर ये डिवोर्स का कॉन्सेप्ट को लाया गया, जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सेक्शन 13 में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। तो सेक्शन 13 ये बताता है कि एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मे ऑन ए पिटिशन प्रेजेंटेड बाय आइदर हस्बैंड और वाइफ बी डिसॉल्व्ड बाय ए डिक्री ऑफ डिवोर्स। इसका मतलब है, हिंदू मैरिज एक्ट के कमेंसमेंट होने से पहले या कमेंसमेंट होने के बाद अगर कोई व्यक्ति का शादी हुआ है तो शादी के कोई भी पक्ष, हस्बैंड और वाइफ, अपने शादी को अगर तोड़ना चाहता है तो डिवोर्स को फाइल कर सकते हैं। ये डिवोर्स का पिटीशन फाइल करने के लिए डिवोर्स का कुछ ग्राउंड होता है, जैसे एडल्ट्री, क्रुएल्टी, डिजर्शन, कन्वर्शन, इंसैनिटी, लेप्रोसी, वेनेरल डिजीजेस, रेनाउंसिएशन एंड प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। अब ये जो पॉइंट हमने बताया, ये सब पॉइंट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो पहला है एडल्ट्री। एडल्ट्री इज अ एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स, अर्थात शादी के बाद अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई, मतलब हस्बैंड अपने वेडेड वाइफ एवं वाइफ अपने वेडेड हस्बैंड को छोड़कर अगर किसी और के साथ अपने सम्मति से सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उन दोनों के बीच में डिवोर्स हो सकता है। लेकिन अगर कोई वेडेड वुमन को बिना सम्मति के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो वुमन का हस्बैंड वुमन के विरुद्ध में कोई केस नहीं लगा सकता डिवोर्स का। ठीक है। डिवोर्स का पिटीशन नहीं फाइल कर सकता अगर वो स्त्री ने सम्मति नहीं दिया हो उसमें। इसका मतलब ये है, अगर कोई वेडेड हस्बैंड या वाइफ अपने हस्बैंड और वाइफ के अलावा किसी और के साथ अगर सेक्स करता है तो ये डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। इसमें एक केस है सपना घोष वर्सेस सदानंद घोष, जिसमें वाइफ ने अपने हस्बैंड को दूसरे लड़की के साथ सोते हुए देखा और उसके जो नेबर्स थे, पड़ोसी थे, उन लोगों ने भी देखी। अब ये प्रूव हो गया था सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और वेनरल स्टेटस से कि जो हस्बैंड था वो एडल्ट्रेस के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था अपने सम्मति से, तो ये एक डिवोर्स का कारण बन गया, जो है एडल्ट्री। इसके बाद आ जाता है क्रूएल्टी। ये क्रूएल्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी चेंजिंग होता है। मतलब कोर्ट सर्कमस्टेंसेस को देखकर डिजर्शन डिजर्शन की जांच करता है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है क्रूएल्टी। क्रूएल्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी चेंजिंग होता है। मतलब कोर्ट सर्कमस्टेंसेस को देखकर डिसीजन देता है कि ये क्रूएल्टी है या नहीं। क्रूएल्टी शारीरिक रूप से, मतलब फिजिकल या मेंटल दोनों भी हो सकता है। अर्थात वैवाहिक जीवन में अगर हस्बैंड या वाइफ में से वाइफ के बीच में अगर कोई किसी के ऊपर क्रूएल्टी दिखाता है, क्रूएल्टी शो करता है, तो ये डिवोर्स का सब्जेक्ट बन सकता है। ये क्रूएल्टी बहुत तरह के हो सकते हैं। ये उसका कुछ उदाहरण मैं देता हूँ आपको। पहला उदाहरण, फॉल्स एक्विजिशन ऑफ एडल्ट्री, अर्थात बार बार किसी को झूठा आरोप लगाना एडल्ट्री का, ये एक क्रुएल्टी का पार्ट है। दूसरा है दहेज मांगना। ठीक है। दहेज की मांग करना बहुत सारा, तो ये हो गया मेंटल क्रुएल्टी। रिफ्यूजल टू हैव मैरिटल इंटरकोर्स, मतलब विवाह के बाद सेक्स करने के लिए मना करना। ठीक है। ये भी एक क्रुएल्टी है। इम्पोर्टेंसी भी एक क्रुएल्टी का पार्ट हो सकता है। ठीक है। और ये इम्पोर्टेंसी के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो आप देख लेना। वो डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि इम्पोर्टेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत लंबा है। ठीक है। उसके बाद है ड्रंकनेस, अर्थात अगर हस्बैंड और वाइफ में से कोई बहुत ड्रिंक करता हो और घर में बहुत सारा झगड़ा होता है तो ये भी एक मेंटल क्रुएल्टी है। ठीक है। इसके लिए डिवोर्स का पिटीशन फाइल किया जा सकता है। थ्रेटिंग टू कमिट सुइसाइड, इसके बाद आ जाए थ्रेटिंग टू कमिट सुइसाइड इज ऑल्सो सब्जेक्ट ऑफ क्रुएल्टी। मतलब कोई हस्बैंड और वाइफ में से कोई भी अगर कहता है कि हाँ मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, ऐसा अगर कुछ बोलता है तो ये भी एक क्रुएल्टी का पार्ट होता है। अगर रोज ऐसा ही बोलता है तो ये एक डिवोर्स का सब्जेक्ट बन सकता है। उसके बाद है
हस्बैंड वाइफ के ऊपर या वाइफ हस्बैंड के ऊपर अत्यधिक गुस्सा करना, ये भी एक क्रुएल्टी होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सा सिचुएशन क्रुएल्टी नहीं है। ऑर्डिनरी जो घर में झगड़ा होता है ये क्रुएल्टी में नहीं आता है। ठीक है, वाइफ्स रिफ्यूजल टू रिजाइन हर जॉब, अगर हस्बैंड उसके वाइफ को मना करते हैं जॉब करने के लिए और वाइफ फिर से वो जॉब करने लगती है, तो अगर किसी के हस्बैंड या वाइफ दूसरे को रेस्ट्रेन करते हैं कुछ काम करने के लिए, तो ये क्रुएल्टी नहीं है। ठीक है, एक्चुअली ये सब जो है वो सर्कमस्टेंसेस से पता चलता है कि ये क्रुएल्टी होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आता है डिवोर्स का ग्राउंड है वो है डिजर्शन। डिजर्शन का मतलब है विवाह के किसी एक पार्टी अगर दूसरे पार्टी के प्रति कोई कर्तव्य और दायित्व नहीं पालन करना चाहता है या मतलब नहीं करता है या नहीं करना चाहता है, तो दूसरे पार्टी के सम्मति के बिना तो वो पार्टी डिजर्शन के सब्जेक्ट पर डिवोर्स का पिटीशन फाइल कर सकता है। मतलब दोनों में से कोई, विवाह में दोनों में से कोई अगर नहीं चाहता है वो मैरिटल रिलेशनशिप को रखना, मतलब कोई भी दायित्व पालन नहीं करना चाहता है या नहीं कर रहा है, तो ये डिजर्शन है। ठीक है, तो डिजर्शन के सब्जेक्ट पर एक डिवोर्स का पिटीशन फाइल किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है कन्वर्शन। विवाह में दोनों पक्ष में से हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई अगर अपना धर्म बदल लेता है, अर्थात अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है किसी दूसरे धर्म में, जैसे कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इसमें तो जो विपरीत जो पार्टी है वो कोर्ट में डिवोर्स का पिटीशन फाइल कर सकता है और ये डिवोर्स ग्रांट भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्शन। ठीक है, उसके बाद है इंसैनिटी। इंसैनिटी जो है ये भी एक डिवोर्स का बहुत अच्छा ग्राउंड है। इंसैनिटी का मतलब है हस्बैंड और वाइफ में से कोई अगर इनक्योरेबल अनसाउंडनेस, अर्थात मानसिक रूप से पूरा विकलांग हो जाता है, तो मतलब पूरा पागल हो जाता है, तो दूसरा पार्टी जो है वो डिवोर्स का पिटीशन फाइल कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लेप्रोसी। लेप्रोसी एक ऐसा बीमारी है जो कम्युनिकेबल डिजीज है, अर्थात ये रोग आपस में फैलता है। तो ये जो अगर किसी स्पाउस को, मतलब दोनों व्यक्ति में से, मतलब विवाह में दोनों जो पक्ष हैं, दोनों पक्ष में से किसी एक का भी कुष्ठ रोग हो जाता है, तो जो दूसरा अपोजिट पार्टी है वो डिवोर्स का पिटीशन फाइल कर सकते हैं ऑन दिस ग्राउंड, लेप्रोसी। ठीक है, नेक्स्ट है वेनेरल डिजीज। वर्तमान में ये भी एक कारण है डिवोर्स का। वेनेरल डिजीज का मतलब है हस्बैंड और वाइफ में से किसी का अगर HIV, एड्स या जेनिटल कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, जो कम्युनिकेबल फॉर्म में आ चुका है, तो जो दूसरा पार्टी है वो डिवोर्स का फाइल कर सकता है ऑन दिस ग्राउंड दैट ही हैड ए वेनेरल डिजीजेस। ठीक है, मतलब जो दूसरे पार्टी का वेनेरल डिजीज है, इसलिए जो पिटिशनर वो फाइल कर सकता है पिटिशन ऑन द कोर्ट। ठीक है, और ये और इस ग्राउंड के ऊपर डिवोर्स भी हो सकता है। उसके अब आता है कि रेनाउंसिएशन। इसका मतलब है हस्बैंड और वाइफ में से कोई अगर हर्मिट बन जाता है, अर्थात संन्यास ले लेता है, संन्यास ग्रहण कर लेता है, तो दूसरा जो पार्टी है वो डिवोर्स कर सकता है ऑन दिस ग्राउंड, रेनाउंसिएशन। ठीक है, उसके बाद आता है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। इसमें इस एक्ट में ऐसा कहा गया है कि अगर कोई भी पार्टी, मतलब विवाह में दोनों जो हस्बैंड और वाइफ में से कोई अगर 7 इयर्स और उसके ज़्यादा समय से गायब है और वो जिंदा है या मर गया कोई पता नहीं है, ठीक है, तो जो विपरीत पक्ष है, मतलब जो चला गया, जो जिंदा है या पता नहीं, उसका जो दूसरा जो पक्ष होगा वो डिवोर्स का पिटीशन फाइल कर सकते हैं ऑन दिस ग्राउंड। लेकिन ये जो ग्राउंड है इसको प्रूव करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि एडिक्वेट एविडेंस नहीं मिलता है, इसलिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर इट टू योर ऑल योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।